नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवीण सूद के नाम को 13 मई को अंतिम रूप से अप्रूव किया गया। यह अप्रूवल सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंटमेंट से जुड़ी 3 सदस्यीय पैनल ने दिया है। इस पैनल में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि के मामलों की जांच करने के लिए संथानम समिति ने सीबीआई के एस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन की थी। इस रिकमेंडेशन के बाद होम मिनिस्ट्री के एक रेजोल्यूशन से 1963 में सीबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था। वहीं सीबीसी एक्ट 2003 सीबीआई के निदेशक को 2 साल के कार्यकाल की सुरक्षा भी प्रदान करता है। गौरतलब है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वैधानिक निकाय नहीं है और इसे शक्तियां दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से प्राप्त होती हैं। इस एक्ट की मदद से सीबीआई कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंडर में देश में भ्रष्टाचार की रोकथाम और प्रशासन में ईमानदारी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। साथ ही कई मामलों में यह सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल को भी इन्वेस्टिगेशंस में सहायता प्रदान करता है। आपको बताते चलें कि सीबीआई भारत में इंटरपोल की नोडल पुलिस एजेंसी भी है, जो सदस्य देशों के साथ इंटरनेशनल मामलों की जांच का समन्वय करती है और निर्यात और आयात नियंत्रण, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर आदि से संबंधित कानूनों से जुड़े वायलेशन को इन्वेस्टिगेट करती है। हाल ही में इंडियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने 2 दिवसीय 6th हिंद महासागर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है। ये सम्मेलन शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी विषय के साथ ढाका में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस सम्मेलन का इनॉग्रेशन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा किया गया है। इस रीजनल सम्मेलन में D8 सार्क और विम्स्टेक के प्रतिनिधियों सहित लगभग 25 देशों के हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन इंडिया फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री और S राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहयोग से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। रीजनल कोऑपरेशन से रिलेटेड ये सम्मेलन क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण देशों और प्रमुख मैरीटाइम पार्टनर्स को एक मंच पर लाने का प्रयास है, जो क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार करेगा और सभी की सुरक्षा और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन द्वारा सिंगापुर, श्रीलंका और बांग्लादेश के पार्टिसिपेशन के साथ शुरू किया गया है। ये सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले कि बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की के बीच विकास सहयोग के लिए संगठन है। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने IIT दिल्ली में 3रा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो लॉन्च किया है। बता दें कि देश भर में मंत्रालय द्वारा रोड शो की एक सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है अगली पीढ़ी के सेमीकंडक्टर डिजाइनरों को इनकरेज करना, को एवोल्यूशन की संस्कृति को बढ़ावा देना और एक्टिव इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन के साथ स्वदेशी रूप से सेमीकंडक्टर चिप्स डेवलप करना है। गौरतलब है कि पहला रोड शो कर्णावती विश्वविद्यालय गांधीनगर में 18 अक्टूबर 2022 को और दूसरा रोड शो IISc बेंगलुरु में 24 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया है। बता दें कि दिसंबर 2021 में केंद्र ने इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव आउटले के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की। सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट लागत का 70% से ज्यादा केंद्र और राज्य सरकारों की ओर वित्तीय प्रोत्साहन के तौर पर किया जा रहा है।
इसमें केंद्र सरकार एडवांस में 50% फंडिंग कर रही है और वर्तमान में 27 से 28 सेमीकॉन स्टार्टअप हैं और सरकार के नीतिगत समर्थन से ये संख्या जल्द ही 100 तक पहुंच सकती है। माउंट एवरेस्ट एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है और इस बार इसका कारण है कामी रीता शेरपा। दरअसल नेपाल के एक शेरपा ने इसे 26वीं बार फतेह करते हुए अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ऐसा करने वाले दुनिया इकलौते इंसान है ये। 52 साल के कामी रीता शेरपा ने 8,848.86 मीटर की ऊंचाई वाले माउंट एवरेस्ट को 10 अन्य क्लाइंबर्स के साथ साउथ ईस्ट रिज के जरिए फतेह किया है। बता दें कि कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। कामी रीता ने जिस रूट का इस्तेमाल पर्वत चढ़ने के लिए किया है वह पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे के द्वारा 1953 में तैयार किया गया था और ये तब से अब तक का सबसे प्रसिद्ध रूट है। गौरतलब है कि 20 मई 1965 को लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा, गुरदयाल सिंह और नवांग गोम्बू शेरपा चोटी पर चढ़े और ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। वहीं जुनको तबेई माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला है। इनका संबंध जापान से है और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। अभी कुछ दिनों पहले यूनाइटेड किंगडम ने 3 माता पिता के बच्चों को वैध बनाने वाला दुनिया का पहला देश बनने की वजह से चर्चा में रहा था। उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए यूके ने ग्राउंड ब्रेकिंग IVF प्रोसीड्यूर के थ्रू 3 लोगों के DNA से बने पहले बच्चे ने जन्म लिया। आपको बता दें कि ये IVF प्रोसीड्यूर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में जानी जाती है। इस नई थेरेपी में महिला के असामान्य एम्प्टी DNA को डोनर के स्वस्थ DNA से बदलने के सिद्धांत पर यह काम करता है। ये थेरेपी मल्टी स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में पिता के स्पर्म का यूज अफेक्टेड माँ और एक हेल्थ फीमेल डोनर के एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए किया जाता है। दूसरा स्टेप है डोनर के एग से न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को हटा दिया जाता है और उसे कपल के फर्टिलाइज एग से एक्सचेंज कर दिया जाता है। रिजल्टेड एग में माता पिता दोनों के क्रोमोसोम्स का एक पूरा सेट होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रोसेस में माता के डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया के बजाय डोनर के हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया को यूज किया जाता है। इसके बाद इसे यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस से बॉर्न चिल्ड्रन में हमेशा की तरह माता और पिता दोनों के तो DNA होते ही हैं, साथ ही डोनर से भी कुछ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। इस प्रकार ये प्रोसेस 3 पेरेंट बेबी को जन्म देती है। हालांकि इस तरह से जन्मे बच्चे में 99.8% से अधिक DNA माता पिता से ही आता है। तो फिलहाल के लिए इस सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।